डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो कुछ ऐसा है। फर्स्ट है आपका ऑक्जेलिक एसिड, सेकंड है आपका ऑक्जेलिक के बाद ऐसा CH2 COOH, यहाँ COOH जिसका नाम है मैलोनिक एसिड। फिर आपके पास मिलेगा CH2 COOH और ये देखो COOH सक्सीनिक एसिड। और उसके बाद एक है जिसका नाम है ग्लूटेनिक एसिड, ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड होता है। ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक नेम है नहीं, ग्लूटेरिक एसिड है, ग्लूटेरिक। सो ये आपका एसिड है, कैसा एसिड है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सीनिक और ग्लूटेरिक एसिड। इसमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? किसका एसिडिक 1 2 3 4 1 2 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? दो तरह का। एक तो सिंपल एसिडिक स्ट्रेंथ का बात कर लेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग किसी एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग निकालते हैं तो वन हाइड्रोजन यानी फर्स्ट हाइड्रोजन को आप फर्निश करते हैं तो उससे क्या बनता है, जैसे इसका डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिएगा COOH है, COOH है यहाँ पे, जिसको आप ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन जाता है Ka1 ले लेता है, यानी फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिससे क्या होगा COO माइनस और ये बन गया COOH। अब इसके बाद इसको फिर अगर यहाँ से सेकंड हाइड्रोजन को निकालेंगे, इस हाइड्रोजन को निकालोगे, ठीक है, सो Ka2 कहलाएगा इसका सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। D लिख सकते हैं, ये भी लिखा जाता है इसको के D2। सो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो बन जाएगा COO माइनस COO माइनस। ओके, ऐसा हो रहा है। अब ये बताओ कि KD1 और KD2 में कौन ज्यादा होगा? विच वन इज ग्रेटर? अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -I, ये है -I ग्रुप लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ। कैसा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ, -I ग्रुप लगा हुआ। सो -I ग्रुप लगा हुआ है तो ये फास्ट ही हाइड्रोजन को क्या करेगा? फर्निश कर देगा। लेकिन इस केस में अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो ये वाला ग्रुप तो आप लोग जानते हैं ना, COO माइनस क्या होता है? +I ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनर होता है। तो अब ये ग्रुप का बात करेंगे तो ये कैसा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप हो गया। सो अब क्या करेगा? इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? ये डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच करके इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। इसके स्टेबिलिटी को ये क्या कर दे रहा है? बढ़ा दे रहा है। ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और ये अब समझो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके बाद आगे का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा,
यानी इसके स्टेबिलिटी को कम कर देगा ना, इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो KD1 का वैल्यू KD2 से ज्यादा होता है। यानी कि अगर बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सेकंड वाला वीक एसिड होगा, क्योंकि ये इजीली कंजुगेट बेस में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये दोनों में। अब यहाँ पे इसी तरह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा हुआ है, यहाँ सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ फोर्थ कार्बन 1 2 3 4। तो ऐसा समझो ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे, यहाँ सेकंड कार्बन पे, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ जस्ट उसी से अटैच। तो इस तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। सो ऑर्डर तो सिंपल है, 1 सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसा लिख लोगे ऑर्डर। बट अगर इस दोनों का कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा KD1 और KD2 का, तो क्या लिखोगे? सो KD1 इज ग्रेटर देन KD2। और उसके बाद अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे, COOH और COOH ये ज्यादा एसिडिक होगा रिलेटिव टू दिस, ये दोनों में इसका एसिडिक ऑर्डर ज्यादा होगा। समझा? तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के लिए रहेगा, तो क्या करोगे? अब चलो कुछ और क्वेश्चंस मैं देता हूं जो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि अगर कोई पॉली एटॉमिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसा होता है? पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखोगे? Ka1 ग्रेटर देन लिखोगे Ka2 ग्रेटर देन Ka3 डॉट डॉट, इस तरह से। ये होता है जनरल ऑर्डर। जनरली क्या होता है? Ka1 का वैल्यू Ka2 से ज्यादा होता है और Ka2 का वैल्यू Ka3 से ज्यादा होता है, या KD1 D2 इस तरह लिख सकते। ओके हो गया ना? इतना समझ में आ गया? चांदनी समझ रहे हो ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे एक और है माइलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे लगा हुआ है COOH और यहाँ भी लगा हुआ है COOH। दिस इज कॉल्ड माइलिक एसिड। माइलिक एसिड नाम है इसका, और इसका जो ट्रांसफॉर्म है ना, उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, COOH, फ्यूमेरिक एसिड। अब बताओ कुणाल, इस दोनों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? माइलिक एसिड का ज्यादा होगा या फिर फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा? माइलिक एसिड का ज्यादा होगा या फ्यूमेरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कुणाल? कहाँ हो जी? मैलिक का ही होगा ना सर? माइलिक का ज्यादा होगा। मैलिक। क्यों है मैलिक का क्यों ज्यादा होगा? यहाँ पे क्या रीजन हो? चिलेट फॉर्म हो रहा वहाँ पर 1 2 3 चलो यहाँ पे अगर मैं H प्लस निकाल देता हूँ, 4, यहाँ पे H प्लस निकाल दिया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 होगा। चलो इसका भी H प्लस निकाल देता हूँ, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 डैश ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ से ना इस तरह से O माइनस बना। ओके यस सर। और यहाँ पे क्या है? C है, O है, और यहाँ पे O और यहाँ
H। सो ये दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड? H बॉन्ड बन गया। अच्छा ये कितना मेंबर्ड रिंग बना देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग इज नॉट मोर स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं COOH और यहाँ CO माइनस और यहाँ पे एक H। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर ऐसा कुछ बनाते भी हो, ऐसा सोचते हो कि होगा भी तो इंटरमोलिकुलर होगा। हाँ तो अगर 1 2 3 4 5 यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता है। तो ऐसे भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाता। हाइड्रोजन बॉन्ड में दोनों तरफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होना चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन है ना, तो इसके इधर भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके इधर भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे है हाइड्रोजन के दोनों तरफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। सो दिस इज H बॉन्डिंग। यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ समझा। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। सो ये स्टेबल ज्यादा, मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि सिस फॉर्म लेस स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ये मोर स्टेबल हो जा रहा है H+ रिलीज करने के बाद। अगर इस दोनों का स्टेबिलिटी का बात किया जाएगा ना, तो दिस वन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। लेकिन इस दोनों का अगर बात किया जाए तो दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। सो इस तरह से ये ज्यादा स्टेबल है, ये जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और अपना Ka वैल्यू को बढ़ा देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? 1 का 2 से ज्यादा होगा, एसिडिक ऑर्डर। आप जानते हो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, तब यहाँ पे आप ये भी जान गए कि Ka1 का वैल्यू Ka1- से ज्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इस दोनों में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? दिस कंजुगेट बेस और दिस कंजुगेट बेस में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तो चलो अब यहाँ से फिर हाइड्रोजन रिलीज कराता हूँ, न्यूमेरिक वाला सर। और यहाँ पे जो आएगा वो Ka2 आएगा। और यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिलीज कराता हूँ तो Ka2- हो। तो यहाँ तो हाइड्रोजन इजिली रिलीज कर देगा ये यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ऐसे भी ये स्टेबल कम है तो चाहेगा ना कि जल्द रिलीज कर। यहाँ पे तो ये स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, तो हाइड्रोजन नहीं यहाँ से रिलीज करेगा। और यहाँ पे अगर रिलीज करा देते हो इस तरह से हाइड्रोजन को, तो क्या होगा? COO- और यहाँ भी COO- बनेगा। सो इस तरीके से ये इजिली ब्रेक नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ। सो यहाँ पे Ka2 का वैल्यू Ka2- से कम हो जाएगा। यानी अगर इसे मैं मान लूँ 3 और इसे मान लूँ 4, तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? 4 का 3 से ज्यादा होगा, एसिडिक ऑर्डर 3 का 4 से ज्यादा, सॉरी 3 का 4 से कम। क्लियर? बोलो, इतना पॉइंट क्लियर है श्यामल? तो था क्लियर। ओके, तुम्हारा था, ये लोग का था नहीं क्लियर, श्यामल का क्लियर था। ये सब जानता था श्यामल? थोड़ा बहुत समझता। ओके, अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहता है, समझिए। अब देखो एरोमेटिक एसिड देखते हैं। एरोमेटिक मीन्स एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा? इस तरह का होगा।
एक बेंजीन रिंग पे क्या लगा रहेगा, COOH। सो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, कौन सा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे फर्स्ट होता है ऑर्थो इफेक्ट, जिसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, या इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट भी बोला जाता है। SIR। हाँ, क्या बोल रहे हो, SIR। हाँ, स्टेरिक इनहिबिशन। स्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा खास है, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं इसको। और इस इफेक्ट को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऑर्थो इफेक्ट। सेकंड जो है ना वो क्या, सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी अदर में जो मेरिक इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, तो वो तो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और जो थर्ड है ना वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें इंट्रामोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, ये तीन फैक्टर काम करता है। यहाँ पे तीनों को ध्यान में रखना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन सा करता है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहेगा वो करेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख सकते हैं, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगर बेसिक बात किया जाए तो होता क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल करेगा क्या, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये है आपका प्लस एम ग्रुप, क्या है, प्लस एम ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सो दिस इज माइनस एम। एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, समझा। दोनों में से प्लस एम किसका ज्यादा है, फिनाइल का प्लस एम ज्यादा है और इसका प्लस एम कम है, यानी इसका माइनस एम ज्यादा है, इसका माइनस एम कम है। सो ये प्लस एम जैसा बिहेव करेगा, ये माइनस एम जैसा बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू देगा। ठीक है, समझ में इतना आ रहा है। लेकिन रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, ईच कार्बन या ईच एटम इज sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस होता है। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस में पैरेलल p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। कैसा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, पैरेलल p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। दो ऑर्बिटल तभी रेजोनेंस कर सकता है जब दोनों पैरेलल हो और इस तरह से ओवरलैप करे, और उसके लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, नॉन प्लेनर नहीं होना चाहिए। चलो, इतना बात अगर समझते हो तुम लोग तो मैं आगे बढ़ता हूं, और यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। अब देखो, ये प्लस एम ग्रुप, तो ये अगर H प्लस डोनेट कर देगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए कैसा, PH और COO माइनस, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड देखा जाए तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही ना होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नहीं सर, समझा, ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू इसको देगा। ठीक है, अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस तरह से समझो ना, ऐसा होगा। यहाँ पे प्लस चार्ज, ये इधर प्लस चार्ज, और फिर ये यहाँ प्लस चार्ज। बेंजीन पर भी हाँ, इसको भी अगर बनाओगे तो इसको देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और यहाँ पे डेल्टा प्लस। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो। सो इलेक्ट्रॉन डोनर है बेंजीन रिंग,
लेकिन अगर कोई ऐसा बेंजीन पे ग्रुप डाल दे जो इसके रेजोनेंस को होने ना दे, डिस्टर्ब कर दे। अभी देखिए प्लस एम ग्रुप हो गया, ये बेंजीन प्लस एम हो करके। अब प्लस एम ग्रुप आप लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन, इसीलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। नॉर्मल देखो समझोगे, नॉर्मल अगर मान लो तुमसे मैं बोलूं कि ये देखो फॉर्मिक एसिड और यहाँ पे ये लगा हुआ, दोनों में से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? क्या आंसर दोगे कुणाल? किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? PHCOOH। हाँ, सो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, ये हो गया एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। दोनों में से फॉर्मिक एसिड का ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ पीएच। लेकिन इसी में अगर ऐसा रहता ना, देखो ऐसा PHCOOH और एक R आ जाता COOH, अब किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? ऑलवेज अराइल का ज्यादा होता है। क्यों यहाँ पे ऐसा ज्यादा हो गया? क्योंकि अल्काइल इज मोर स्ट्रॉन्ग डोनर देन फिनाइल। फिनाइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर होता है अल्काइल। क्योंकि फिनाइल जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होता है, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, लेकिन ये तो ऑलवेज केवल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, और इस कारण से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सो ये दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझो, कंसेप्चुअल है। फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, प्लस आई 0 है। यहाँ पे प्लस आई तो 0 होगा नहीं, और यहाँ पे प्लस एम होगा, लेकिन प्लस एम क्या होगा, वैल्यू 4 के आसपास, बहुत वीक प्लस एम होगा, और यहाँ प्लस आई स्ट्रॉन्ग होगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा, इसका कम होगा, लेकिन ये दोनों का बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा, यानी फिनाइल ग्रुप के आने से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन किसी तरह से मैं चाहता हूं कि ये फिनाइल ना इलेक्ट्रॉन नहीं दे, किसको, COOH को। COOH को फिनाइल जो है, ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करे, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये होता है 1, ये होता है 2, ये 3, ये 4, 5, 6। तो 1, 2 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। 1 के रिलेटिव में सेकंड पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1 के रिलेटिव में थर्ड को मेटा कहते हैं, 1 के रिलेटिव में 4 को पैरा कहते हैं। सो दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, और दिस इज ऑर्थो पोजीशन। सो ऑर्थो पोजीशन पे अगर ग्रुप लगा दूं, ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा देता हूं, समझा, एक बड़ा ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो बल्कि ग्रुप लगाने से क्या होगा ना कि इस दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा। स्टेरिक रिपल्सन का मीनिंग वॉन डर वाल रिपल्सन हो जाएगा। ये दोनों ग्रुप क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा। ये देखो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को रिपेल कर रहा, वॉन डर वाल रिपल्सन इसको बोलते हैं, वॉन डर वाल रिपल्सन। इस वॉन डर वाल रिपल्सन को स्टेरिक रिपल्सन कहते हैं। स्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या होता है कि ये दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन होने के कारण ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे प्लेन में शिफ्ट हो जाता है, वो भाग जाता है इस तरह से। एक जो प्लेनर है, मान लो ये बेंजीन है और ये उसके ऊपर में लगा हुआ था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों एक प्लेन में था। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर में एक और ग्रुप आ गया ना, जिसके कारण ये थोड़ा रोटेट हो गया इस तरह से। तो रोटेट होने के कारण यहाँ रेजोनेंस जो हो रहा था वो रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। ये रेजोनेंस यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा। अब रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा बोलो, ये वाला सिचुएशन पैदा हो जाएगा, और जैसी ये सिचुएशन क्रिएट होगा एसिडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर वो ये दोनों काम ही नहीं करेगा। कहता है कि जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाता है तो क्या करता है, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, क्योंकि बेंजीन फिर उसको इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देता है, सपोर्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन दे सकता था और रेजोनेंस ही खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और ये इंडिपेंडेंट इसके जैसा हो जाएगा और इसके जैसा होने से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सो ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना वो बढ़ जाता है ऑर्थो इफेक्ट के कारण। और जी क्या क्या हो सकता है, अब जी के बारे में देखेंगे तो जी आपका हो सकता है COOH हो सकता है, उसके बाद NO2 हो सकता है, COOR हो सकता है, कुछ भी इस तरह का ग्रुप रख लीजिए। लेकिन क्या नहीं हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है, OH नहीं हो सकता, NH2 नहीं हो सकता और CN नहीं हो सकता। इस तीनों के केस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। डोंट शो ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तीनों बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, छोटा ग्रुप होता है, छोटा भी होता है प्लेनर भी होता है, तो इस कारण से इस केस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। बाकी कोई भी ग्रुप लगा रहेगा तो ऑर्थो इफेक्ट होगा। जी के जगह पे केवल ये तीनों रहेगा तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जी जो ग्रुप है वो इस तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए तभी ऑर्थो इफेक्ट होगा। इस तीनों में ऑर्थो इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। OH NH2 CN में ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं किया जाता क्योंकि उस केस में प्लेनरिटी लॉस नहीं होता है। इस तीनों केस में अगर ये तीनों यहाँ पे में से कोई एक यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, प्लेनर होगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा तो एसिडिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर वहां पे आप दूसरा फैक्टर देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट देखें। ओके ना, समझ में आया? ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास में ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा, समझा? नेक्स्ट क्लास में ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मुझे जाना है डेंटल, काम है बहुत ज्यादा, 10 बजे है पहुंचना। सो आज के लिए बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से, बाय।